बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का आधार। तो जब वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण किया तो उस वर्गीकरण में कौन कौन से आधारों को अपनाया गया, उन आधारों की बात करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं नंबर 1 की बात करते हैं कोशिका की संख्या के आधार पर। कोशिका की संख्या के आधार पर सबसे पहले उन्होंने बांटा, तो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर बांटा। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, जीवों को दो भागों में बांट दिया, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। पहला बांटा उन्होंने प्रोटोजोआ, उन्होंने दो भागों में बांटा, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। तो उन्होंने प्रोटोजोआ है, उस प्रोटोजोआ में एक कोशिकीय जीवों को रखा। प्रोटोजोआ में रखा, उसमें लिखा एक कोशिकीय जीवों को। और एक कोशिकीय जीव है कौन कौन से? अमीबा है, पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम ऐसे जीव हैं जो एक कोशिकीय जीव हैं, उनको रखा गया प्रोटोजोआ में। फिर बात करते हैं मेटाजोआ, और मेटाजोआ में रखा गया है बहुकोशिकीय जीवों को। बहुकोशिकीय जीवों को रखा गया है। अब ये बहुकोशिकीय जीव हैं कौन कौन से, कहां से लेकर कहां तक के जीव होते हैं जो बहुकोशिकीय जीवों की श्रेणी में रखा गया है? तो ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं स्पंज, और स्पंज आता है पोरीफेरा में। स्पंज से लेकर मानव, और मानव आता है मेमेलिया तक के जीव। तो स्पंज से लेकर मानव मेमेलिया तक के जितने भी संघ होते हैं, जिसमें नॉन कोडेड संघ होते हैं और कोडेड संघ होते हैं, ये सारे के सारे संघ होते हैं, वो सब किसमें आते हैं? मेटाजोआ में आते हैं। तो कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों को बांट दिया दो भागों में, जिसका पहला भाग है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में आते हैं केवल एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है। एक कोशिकीय जीवों में अमीबा है और पैरामीशियम को रखा गया है। फिर बात करते हैं हम मेटाजोआ। मेटाजोआ में बहुकोशिकीय जीवों को रखा गया है। बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो स्पंज आते हैं पोरीफेरा से लेकर मानव तक, मेमेलिया तक के जितने भी जीव हैं, जिनको हम आगे बताएंगे आपको कि कौन कौन से जीव आते हैं इसमें, इन सबको रखा गया है। तो सबसे पहला आधार लिया था वो कोशिका की संख्या के आधार पर लिया गया था, जो आपके सामने है। अब हम नंबर 2 की बात करते हैं। तो नंबर 2 में लेते हैं शरीर संगठन के आधार पर। नंबर 2 लिया शरीर संगठन के आधार पर। तो शरीर संगठन के आधार पर जीवों को 4 भागों में बांटा। शरीर संगठन के आधार पर जीवों को बांटा 4 भागों में। सबसे पहले हैं नंबर 1 ले लेते हैं हम जीव द्रव्य स्तर। जीव द्रव्य स्तर, इसे ही हम बोलते हैं आणविक स्तर, इसे ही बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल की बात करते हैं तो इसे कहते हैं जीव द्रव्य स्तर या आणविक स्तर या प्रोटोप्लाज्मिक लेवल की बात कर रहे हैं हम। इसमें क्या होता है कि एक बूंद जैसा होता है, जीव द्रव्य की एक बूंद होती है, और जैसे बूंद होती है तो ऐसा शरीर संगठन अमीबा में पाया जाता है। एग्जाम्पल है अमीबा। तो इस प्रकार का पाया जाता है जो प्रोटोप्लाज्मिक
जोआ में आता है। तो अमीबा या प्रोटोजोआ के जो जीव हैं उनका जो शरीर संगठन होता है वो जीव स्तर या आणविक स्तर का होता है। अब हम बात करते हैं नंबर 2, और नंबर 2 है कोशिकीय। कोशिकीय स्तर, सेल्यूलर लेवल, सेल्यूलरी लेवल्स होते हैं। तो कोशिकीय स्तर, अभी पहले देखा हमने केवल जीव द्रव्य की एक बूंद थी, लेकिन अब कोशिकाएं बन गई, और कोशिकाएं बनना प्रारंभ हुई थी। अभी मैंने बोला था कि बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो पोरीफेरा से शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो कोशिकाएं बहुकोशिकीय प्रथम जीव होता है वो पोरीफेरा होता है। तो उसमें सारा शरीर बना होता है वो कोशिकाओं का बना होता है। तो इसमें क्या होता है, श्रम विभाजन अनुपस्थित भी होता है या कुछ मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल होता है, वो एग्जाम्पल होता है पोरीफेरा, और पोरीफेरा में स्पंज आते हैं। पोरीफेरा और पोरीफेरा में आते हैं स्पंज। अब हम बात करते हैं नंबर 3, उत्तक स्तर, टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल की बात कर लेते हैं हम। उत्तक स्तर, कोशिकाएं मिली, कोशिकाएं मिलकर उत्तक बना दी, तो अब शरीर बन गया उत्तकों का। उत्तकों में क्या होता है कि विभाजन क्षमता विकसित हो जाती है, इसमें श्रम क्षमताएं पाई जाती हैं, विकसित रूप से पाई जाती हैं। और इसमें एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, वो आता है सिलेंट्रेटा, जिसे हम निडेरिया कहते हैं या सिलेंट्रेटा कहते हैं। उन संघ में कोशिकाएं बन जाती हैं, कोशिकाएं मिलकर उत्तक बना लेते हैं संघ में। तो उत्तक स्तर का पाया जाता है सिलेंट्रेटा में, श्रम विभाजन पाया जाता है। ये सिलेंट्रेटा प्रथम संघ है जिसमें तंत्रिका तंत्र का विकास हो जाता है। अब नंबर 4 लेते हैं, अंग तंत्रिक स्तर, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑर्गन सिस्टम लेवल, अंग तंत्र स्तर। कोशिकाएं थी, कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाए, समान कोशिकाओं के समूह को ही उत्तक कहते हैं, और उत्तक मिलकर अंग बना रहे हैं, अंग मिलकर तंत्र बना रहे हैं। तो अंग तंत्र स्तर का जो शरीर संगठन पाया जाता है वो प्लेटीहेल्मिन्थेज, प्लेटीहेल्मिन्थेज से लेकर कोडेटा तक के जीवों में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है अंग तंत्र स्तर का जो शारीरिक संगठन पाया जाता है, ये शारीरिक संगठन पाया जाता है प्लेटीहेल्मिन्थेज से लेकर कोडेटा तक। तो हम बात कर रहे थे शरीर संगठन के आधार पर। शरीर संगठन के आधार पर जीवों को 4 भागों में बांटा हमने। सबसे पहला जो है वो जीवद्रव्य स्तर या आणविक स्तर होता है। जीवद्रव्य स्तर या आणविक स्तर या प्रोटोप्लाज्मिक लेवल्स होता है, वो केवल एक जीवद्रव्य की बूंद होती है, इसलिए ये केवल अमीबा में पाया जाता है या प्रोटोजोआ के जीवों में पाया जाता है। फिर है कोशिकीय स्तर, कोशिकाओं का शरीर कोशिकाओं का बना होता है, कोशिकाओं का बना होता है। तो प्रथम बहुकोशिकीय जीव था वो पोरीफेरा था, तो इसमें आता है पोरीफेरा या स्पंज आता है। फिर हम बात करते हैं उत्तक स्तर, टिश्यू लेवल्स की बात करते हैं। कोशिकाएं मिलती हैं, कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं, और उत्तकों का प्रारंभ होता है वो होता है सिलेंट्रेटा से। और सबसे पहले मैंने अभी बताया था कि तंत्रिका तंत्र का जो निर्माण होता है वो भी सिलेंट्रेटा से होता है। फिर हम बात करते हैं अंग तंत्र स्तर, ऑर्गन्स सिस्टम्स लेवल्स। ये जो पाए जाते हैं, जो उत्तक होते हैं, वो उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग मिलकर तंत्र का निर्माण कर देते हैं। तो ये जीव आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेज से लेकर कोडेटा तक के सारे जीव,
वो आते हैं अंग, तंत्र, स्तर। तो शरीर संगठन के आधार पर जीव 4 प्रकार के होते हैं जो आपके सामने हैं। तो अब हम बात करते हैं नंबर 3 की बात कर रहे हैं। नंबर 3 पे लेते हैं सममिति के आधार पर। सममिति का मतलब होता है कि जीवों को बराबर भागों में बांट रहे हैं, किस प्रकार से बराबर अंग हो रहे हैं उन्हें हम सममिति के आधार पर लेते हैं, और सममिति के आधार पर हम जीवों को 3 भागों में बांट रहे हैं। नंबर 1 होता है असममिति। ऐसे जीव होते हैं जिसको किसी भी स्थल से काटने पर बराबर 2 भागों में नहीं बढ़ता है, उसे हम बोलते हैं असममिति। ऐसे जीव जिसको किसी भी अक्ष से काटने पर बराबरी 2 भागों में नहीं बांटा जा सकता है। ऐसे जीव जिनको किसी भी अक्ष से काटने पर बराबर 2 भागों में नहीं बांटा जा सकता है, ऐसे जीवों को असममिति कहते हैं, या असममिति जीव कहते हैं, या असममित जीव कहते हैं। एग्जाम्पल्स होता है, आपने कभी देखा होगा अमीबा होता है, तो अमीबा में कहीं उत्पाद ऐसे होते हैं, तो इनको बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं, इनको हम बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता है। तो इसमें आता है अमीबा और कुछ स्पंज। कुछ स्पंज भी इसी श्रेणी में रखा गया है। तो ये है असममित जीव। दूसरा बात करते हैं अरीय सममिति की। अरीय या रेडियल सममिति, ये ऐसे जीव होते हैं जो किसी भी अक्ष से काटने पर बराबर 2 भागों में बढ़ जाते हैं। ऐसे जीव जिसको किसी भी अक्ष से काटने पर बराबरी 2 भागों में बट जाते हैं। तो ऐसे कौन से जीव हैं जो बराबर 2 भागों में बट जाते हैं, जिनको काटा जाता है तो बराबर 2 भागों में बट जाते हैं। तो ऐसे जीवों में कुछ स्पंज होते हैं, जैसे साइकोन, स्लिमप्रेटा इसी श्रेणी में आता है। इकाइनोडर्मेटा इसी श्रेणी में आता है। तो अरीय सममिति होती है, कुछ स्पंज जैसे साइकल्स आते हैं, स्लिमप्रेटा आता है और इकाइनोडर्मेटा आता है। तो ये सारे के सारे अरीय या रेडियल सममिति होती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ नोट की बात कर लेते हैं यहीं पर। इकाइनोडर्मेटा में आती है तारा मछली। जो आती है इसमें, जिन्हें हम स्टारफिश के नाम से जानते हैं। तो ये तारा मछली होती है, इसके लार्वा में, तारा मछली की लार्वा में द्विपार्श्वी सममिति तथा वयस्की में पंची अरीय सममिति पाई जाती है। ध्यान दीजिए, तारा मछली का जो लार्वा है उस लार्वा में पाई जाती है द्विपार्श्व सममिति। इसमें मिलेगी आपको द्विपार्श्वी सममिति पाई जाती है। लेकिन
जो वयस्क होता है उस वयस्क में पंच अरीय सममिति पाई जाती है। तो अपने पास अभी तक दो बताया मैंने, असममित प्राणी बता दी आपको, अरीय सममित प्राणी बता दिए, और नंबर अब लेते हैं 3, द्विपार्श्व सममित, द्विपार्श्व सममित प्राणी, द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व सममिति में ऐसे होते हैं कि ऐसे जीव होते हैं जिसको एक ही अक्ष से, किसी भी अक्ष से नहीं काट सकते हैं, किसी भी अक्ष से काटेंगे तो बराबर दो भाग नहीं बनेंगे, लेकिन एक ही विशेष अक्ष से काटने पर ऐसे जीव जिनको एक विशेष अक्ष से काटने पर बराबरी दो भागों में बढ़ जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं द्विपार्श्व सममित की। तो द्विपार्श्व सममित में ऐसे जीवों को रखा गया है जिसे एक विशेष अक्ष से काटते हैं, एक विशेष अक्ष, जैसे हमारी बात कर ले, हम सीधे काटते हैं, यहाँ से लेते हैं तो बराबर दो भाग हो जाएंगे, लेकिन यहाँ से लें तो बराबर दो भाग नहीं होते हैं। तो इसमें ऐसे जीव जिनको एक विशेष अक्ष से काटने पर बराबर दो भागों में बांटा जाता है, उन्हें कहते हैं द्विपार्श्वी सममिति कहा जाता है। अब द्विपार्श्व सममिति में कौन आते हैं? सभी कोडेटा, सभी कोडेटा इसी श्रेणी में आते हैं। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनीलिडा। ध्यान दीजिए, द्विपार्श्व सममित है, उसमें सभी कोडेट्स मिलेंगे, सभी आर्थ्रोपोडा आ जाएंगे, इसमें मोलस्का आ जाएंगे और एनीलिडा आ जाएंगे। तो हम बात कर रहे थे इसके आधार पर, सममिति के आधार पर हमने जीवों को तीन भागों में बांटा है। असममित जीव होते हैं, अरीय सममित जीव होते हैं, लेकिन अरीय सममित में आपको बताया तारा मछली में, तारा मछली का जो लार्वा होता है उसमें द्विपार्श्व सममित होती है, और जो वयस्क होता है उसमें पंच अरीय सममिति पाई जाती है। फिर हम बात कर रहे हैं द्विपार्श्व सममिति। असममित में जीवों को दो भागों में नहीं बांट सकते, लेकिन अरीय सममिति में किसी भी तल से काटेंगे दो भाग हो जाएंगे, लेकिन द्विपार्श्व सममिति में एक विशेष ही अक्ष से काटने पर बराबर दो भागों में बांटा जा सकता है। अब हम बात करते हैं नंबर 4 पे आते हैं, देहगुआ या सीलोम के आधार पर। अब सीलोम या देहगुआ होती है वो जीवों में पाई जाती है, जीवों में पाई जाती है, मेसोडर्म से आश्रित होती है। देहगुआ होती है, ये देहगुआ मेसोडर्म से आश्रित होती है। किससे आश्रित होती है? मेसोडर्म से ये आश्रित होती है। तो इस मेसोडर्म के आधार पर हम जीवों को अलग अलग भागों में बांट रहे हैं। नंबर 1 ले लेते हैं, ए देहगुहिकी जीव, ए सीलोमेट जंतु। एसिलोमेट जंतु ऐसे जीव होते हैं जिसकी देहगुआ नहीं होती है, भरी हुई होती है, पूरी की पूरी जो देहगुआ होती है वो भरी होती है। तो ऐसे जंतुओं को कहते हैं ए देहगुहिक जीव या एसिलोमेट जंतु बोलते हैं, जिनमें देहगुआ नहीं पाई जाती है, देहगुआ अनुपस्थित होती है। तो देहगुआ अनुपस्थित होती है, ऐसे जंतु होते हैं वो स्लेंट्रेटा, स्लेंट्रेटा होता है, टीनोफोरा होता है और प्लेटी हलमंथिज होता है। स्लेंट्रेटा है, टीनोफोरा है और फ्लेटी हलमंथिज है। ये ऐसे जीव होते हैं जिसमें देहगुआ नहीं पाई जाती है, और जिन जीवों में देहगुआ नहीं पाई जाती है ऐसे जीवों को अदेहगुहिक जीव कहते हैं। फिर हम बात करते हैं नंबर 2, ऊट देहगुहिकी, ऊट देहगुहिकी जंतु। ऊट देहगुहिक जंतु स्यूडोसीलोम,
स्यूडोसिलोम, स्यूडोसिलोम या स्यूडोसिलोमेट जंतु बोलते हैं इन्हें। अब इनमें क्या होता है, जैसे ये देहगुहा है, ये देहगुहा है, तो इस देहगुहा में क्या होता है कि जो मेजोड्रम होता है, कूट देहगुहिक जंतु होते हैं, तो इसमें इस देहगुहा में जो मेजोड्रम होता है वो कहीं ना कहीं बिखरा हुआ के रूप में इस प्रकार से बिखरा हुआ होता है। इस रूप से मेजोड्रम बिखरा हुआ होते हैं, इसलिए इसे हम आभासी या असत्य देहगुहा भी कहते हैं। इसे हम आभासी भी बोल देते हैं, इसे हम असत्य देहगुहा भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये मेजोड्रम होता है, ये मेजोड्रम होता है वो बिखरा हुआ होता है, इसलिए ऐसी देहगुहा होती है वो कूट देहगुहिक जंतु होते हैं। और ऐसे जंतु केवल एस्केरिस एस्के हलमंतिज में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल हैं एस्के हलमंतिज, एस्के हलमंतिज, इसमें एस्केरिस आता है, एस्केरिस आता है। तो ध्यान से देखिए, पहले ऐसे जंतु थे उन्हें अदेहगुहिक जंतु बोल रहे थे हम, जिनमें देहगुहा नहीं पाई जाती। ऐसे जंतुओं में हम सबसे ज्यादा लेते हैं वो क्लेपी हलमंतिज जीव लेते हैं। फिर बात कर रहे थे कूट देहगुहिक जंतु, ऐसे जंतु जिसमें मेजोड्रम, ऐसे जैसे ये तो बाह्य स्तर हो गया और ये आंतरिक स्तर हो गया। बाह्य स्तर आंतरिक स्तर के मध्य मेजोड्रम बिखरी हुई अवस्था में पाया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं कूट देहगुहिक जंतु या स्यूडोसिलोम देहगुहा कहते हैं, या आभासी देहगुहा कहते हैं, या असत्य देहगुहा कहते हैं। और ऐसी देहगुहा पाई जाती है एस्केरिस में। ऐसी देहगुहा मिलेगी आपको एस्केरिस में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं नंबर 4 पे आते हैं देहगुहा, और देहगुहा में यूसिलोमेट देहगुहा की बात कर रहे हैं। नंबर 3 पे लेते हैं यूसिलोमेट। ये जंतुओं में पूर्ण कोरक गुहा मेजोड्रम द्वारा आश्रित होती है और इसे वास्तविक देहगुहा कहा जाता है, इसे वास्तविक देहगुहा कहा जाता है। हम इसे 2 भागों में बांट रहे हैं। ऐसी देहगुहा को हम यूसिलोमेट्स को 2 भागों में बांट रहे हैं। साइजोसिलोमेट या साइजोसिलोम, ये है साइजोसिलोमेट या साइजोसिलोम, जो देहगुहा होती है, जो आर्केंट्रोन होती है। और आर्केंट्रोन के बनने के बाद में तो एंडोड्रम की कोशिकाएं होती हैं, वो वृद्धि करती है और पट्टिकाएं बना लेती है। आर्केंट्रोन बनने के बाद में एंडोड्रम की कोशिकाएं क्या करती हैं? पट्टिकाएं बना लेती हैं। वो पट्टिकाएं भविष्य में मेजोड्रम बना लेती हैं, पट्टिकाएं भविष्य में मेजोड्रम बना लेती है, और ये पट्टिकाएं टूटने से इनके बीच में एक गुहा बन जाती है। उसी गुहा को हम बोलते हैं साइजोसिलोमेटिक गुहा बोलते हैं। और ये गुहा जो भी वास्तविक होती है वो हमेशा मेजोड्रम से ही बनी होगी। वास्तविक देहगुहा का मतलब है कि ये मेजोड्रम से बनी होती है। तो ये देहगुहा किससे? ये है मेजोड्रम से बनती है। और इसमें कौन कौन से जीव आते हैं? इसमें एनिलिडा आता है, आर्थ्रोपोडा आता है और मोलस्का। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का की जो देहगुहा होती है वो साइजोसिलोमेट्स या साइजोसिलोम प्रकार की देहगुहा पाई जाती है। तो ये यूसिलोमेट्स में नंबर 1 साइजोसिलोमेट्स है। नंबर 2 एंटेरोसिलोमेट। नंबर 2 पर लेते हैं एंटेरोसिलोमेट या एंटेरोसिलोमेटिक। एंटेरोसिलोमेट्स देहगुहा होती हैं जो भी आर्केंट्रोन होती है
उसी आर्केंट्रॉन की अधिवर्ती है, या कह सकते हैं कि ये भी मीजोड्रम द्वारा ही बनी होती है। तो एंटेरोसिलोमेट्स देहगुहा होती है, ये देहगुहा पाई जाती है इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। एग्जाम्पल है इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। एंटेरोसिलोमेटिक देहगुहा होती है, वास्तविक देहगुहा होती है, और ये वास्तविक देहगुहा पाई जाती है इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा के जीवों में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं जन्म स्तर। जन्म लेयर के आधार पर जीवों को बांट रहे हैं, और जन्म स्तर के आधार पर जीव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, द्विकोरकी और त्रिकोरकी। हम द्विकोरकी और त्रिकोरकी की बात करते हैं तो थोड़ा सा जन्म स्तर की बात कर देता हूँ कि जब हम भ्रूणीय परिवर्धन होता है जीवों में, भ्रूणीय परिवर्धन होता है तो भ्रूणीय परिवर्धन की एक अवस्था होती है गेस्टुला अवस्था। भ्रूणीय परिवर्धन की इस गेस्टुला अवस्था में जन्म स्तर बनते हैं, और इसमें जन्म स्तर बनते हैं एक्टोड्रम बनता है, एंडोड्रम होता है और मीजोड्रम होता है। एक्टोड्रम बाह्य स्तर, अंत्य स्तर, और मीजोड्रम मध्य स्तर। तो ये बाह्य जन्म स्तर होता है एक्टोड्रम, एंडोड्रम होता है अंत्य जन्म स्तर होता है, और मीजोड्रम मध्य जन्म स्तर होता है। ये जो गेस्टुला अवस्था होती है, उस गेस्टुला अवस्था में जो भ्रूणीय परिवर्धन की जो गेस्टुला अवस्था है, उस गेस्टुला अवस्था में बनता है। अब हम बात करते हैं जन्म स्तरों के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, तो हम इन्हीं के आधार पर जीवों को ले रहे हैं। नंबर 1 होता है द्विकोरकी, डिप्लोब्लास्टिक जीव। द्विकोरकी या डिप्लोब्लास्टिक जीवों की बात करते हैं, इसका मतलब है कि इसमें दो ही जन्म स्तर होंगे। द्विकोरकी का मतलब है कि इसमें दो ही जन्म स्तर पाए जाते हैं। तो इन जीवों की गेस्टुला अवस्था में दो जननी स्तर पाए जाते हैं। नंबर ए एक्टोड्रम और नंबर बी एंडोड्रम। और जिन जीवों में एक्टोड्रम और एंडोड्रम दो ही जन्म स्तर पाए जाते हैं, ऐसे जीवों को हम बोलते हैं द्विकोरकी या डिप्लोब्लास्टिक जंतु बोलते हैं। और इन जंतुओं में एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पोरीफेरा और स्लेंट्रेटा आता है। तो द्विकोरकी या डिप्लोब्लास्टिक जीव हैं। इन जीवों की गेस्टुला अवस्था में केवल दो ही जन्म स्तर पाए जाते हैं, एक्टोड्रम और एंडोड्रम पाया जाता है, और इसमें केवल दो ही जीव आते हैं, वो जीव हैं पोरीफेरा और स्लेंट्रेटा। अब नंबर लेते हैं 2। द्विकोरकी के बाद में नंबर 2 की बात करते हैं, तो नंबर 2 में ले लेते हैं त्रिकोरकी। त्रिकोरकी या डिप्लोब्लास्टिक की जंतु या जीव ले लेते हैं। वो डिप्लोब्लास्टिक थे, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक जीव हो जाते हैं। इन जीवों की गेस्टुला अवस्था में 3 जनन स्तर पाए जाते हैं। नंबर 1 एंडोड्रम, नंबर 2
मीजोड्रम, नंबर 3 एक्टोड्रम, अंते जनन स्तरी, मध्य जनन स्तरी और बाह्य जनन स्तर। जिन जीवों में ये तीनों जनन स्तर पाए जाते हैं उन जीवों को हम डिप्लोब्लास्टिक या त्रिकोण की जंतु कहते हैं। इन जीवों में आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेकर कोडेटा तक के जीव, प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेकर कोडेटा तक के जंतु आते हैं। वो सभी के सभी जंतु आते हैं वो त्रिकोणकी में आते हैं। तो हम बात कर रहे थे जन्म स्तर के आधार पर जीवों को हमने दो भागों में बांटा। एक जन्म स्तर होते क्या कि भ्रूणीय परिवर्धन की जो अवस्था होती है, जैसे मोरुला होती है, ब्लास्टुला होती है, गेस्टुला होती है। उस गेस्टुला में यदि दो ही जन्म स्तर बन रहे हैं तो वो द्विकोर की होगा। यदि तीन जन्म स्तरों का निर्माण हो रहा है तो वो त्रिकोर की जंतु होते हैं। तो ये आपके सामने जन्म स्तर के आधार पर भी। अब लेते हैं नंबर 6 पे भ्रूणीय मुख व गुदा की उत्पत्ति के आधार। भ्रूणीय मुख व गुदा की उत्पत्ति के आधार पर कि सबसे पहले भ्रूण में मुख बन रहा है या सबसे पहले गुदा बन रहा है, उनके आधार पर लेते हैं। तो उनके आधार पर नंबर 1 लेते हैं प्रोटोस्टोमिया जंतु। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटोस्टोमिया जंतु। प्रोटोस्टोमिया जंतु, प्रोटो का मतलब फर्स्ट है, प्रथम है, तो इसमें सबसे पहले मुख का निर्माण होता है। लेकिन मुख का निर्माण होता किससे है? मैंने अभी भ्रूणीय परिवर्धन बताया था। भ्रूणीय परिवर्धन में मोरुला होता है, ब्लास्टुला होता है और गेस्टुला होता है। उससे गेस्टुला में एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है। उससे छिद्र को देखिए गेस्टुला अवस्था में, गेस्टुला में जो गुहा होती है उस गुहा को गेस्टोसील गुहा कहते हैं। इस गेस्टोसील गुहा में एक छिद्र पाया जाता है। उस छिद्र को हम कोरक रंध्री या ब्लास्टोपोर कहते हैं। कोरक रंध्र या ब्लास्टोपोर कहते हैं। तो जिन जीवों में ब्लास्टोपोर या कोरक रंध्र से यदि सर्वप्रथम मुख्य बन रहा है, जिन जीवों में सर्वप्रथम हम बात करते हैं, बी ले लेते हैं यहाँ, ड्यूटेरोस्टोमिया, प्रोटोस्टोमिया, और दूसरे जंतु हैं ड्यूटेरोस्टोमिया। हम दोनों की बात कर लेते हैं। प्रोटो का मतलब प्रथम होता है, प्रथम का मतलब होता है सबसे पहले यहाँ मुख का निर्माण होता है। तो गेस्टुला की गुहा को गेस्टोसील गुहा कहते हैं। गेस्टोसील गुहा में एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है। उस छिद्र को हम कहते हैं कोरक रंध्र या ब्लास्टोपोर कहते हैं। यदि ब्लास्टोपोर से सबसे पहले मुख बनता है तो प्रोटोस्टोमिया, और सबसे पहले गुदा का निर्माण होता है तो उसे हम कहते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया। तो हम बात कर रहे हैं इन जंतुओं में कोरक रंध्र से सर्वप्रथम मुख का निर्माण होता है। कोरक रंध्र को बोलते हैं ब्लास्टोपोर कह देते हैं। तो इन जंतुओं में कोरक रंध्र या ब्लास्टोपोर से सर्वप्रथम मुख का निर्माण होता है। पहले मुख बनेगा, बाद में गुदा बनेगा। तो ऐसे जंतु होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेकर मोलस्का तक की जंतु। प्लेटीहेल्मिन्थिस हो गया, एस्केहेल्मिन्थिस हो गया, एनेलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया और मोलस्का हो गया। ये सारे के प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केहेल्मिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के जंतु होते हैं। वो प्रोटोस्टोमिया जंतु होते हैं। इसमें सर्वप्रथम मुख का निर्माण होता है।
ड्यूटेरोस्टोमिया इन जंतुओं में कोरक के रंध्र ब्लास्टोपोर, कोरक रंध्र ब्लास्टोपोर से सर्वप्रथम गुदा का निर्माण होता है। ड्यूटेरोस्टोमिया जंतुओं के इन जंतुओं में कोरक रंध्र या ब्लास्टोपोर से सर्वप्रथम गुदा का निर्माण होता है। इसमें हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इकाइनोडर्मेटा इसी में आता है, हेमीकोडेटा इसी में आता है और कोडेटा इसी में आता है। तो इसमें हम बात कर रहे थे भ्रूणीय मुख और गुदा की उत्पत्ति के आधार पर प्रोटोस्टोमिया जंतु और ड्यूटेरोस्टोमिया जंतुओं की बात आपके सामने हो। अब हम नंबर लेते हैं 7 पर, खंडी भवन के आधार पर शरीर के खंडों को, क्या शरीर की खंडी अंदर की ओर भी है या केवल सतह पर है? यदि शरीर के अंदर तक खंड पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं वास्तविक खंडी भवन, कि वास्तविक खंड होते हैं। तो वास्तविक खंडी भवन आता है केचुआ, केचुआ मतलब एनीलिडा होता है ऐसा प्राणी जिसमें वास्तविक खंडी भवन होता है। इसके बाद में आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा में भी यही पाया जाता है। उसके बाद में कोडेटा है और कोडेटा के जीवों में भी पाया जाता है। तो वास्तविक खंडी भवन होता है कि शरीर में वास्तव में ही खंड पाए जाते हैं और ये से जीव होते हैं, एनिडा होता है, आर्थ्रोपोडा होता है और कोडेटा होता है। सतही खंडी भवन केवल खंड सतह के ऊपर अंदर तक नहीं जा रहे हो तो उन्हें बोलेंगे हम सतही खंडी भवन। और ऐसा एग्जाम्पल है पीनिया सोलियम, पीनिया सोलियम ऐसे जंतु होते हैं जिनके केवल सतह पे होते हैं। तो ये हो गया खंडी भवन के आधार पर वास्तव में खंड होते हैं या केवल सतह पर खंडी होते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं परिवर्धन के आधार पर, परिवर्धन के आधार पर, परिवर्धन के आधार पर परिवर्धन में एक झिल्ली होती है महत्वपूर्ण, एमनियोन झिल्ली, जो भ्रूण के चारों ओर पाई जाती है, भ्रूण के चारों ओर, भ्रूण के चारों ओर एक एमनियोन झिल्ली पाई जाती है। जिन जीवों में ये झिल्ली पाई जाती है उन्हें एमनियोटा में रखा गया और जिन जीवों में ये नहीं पाई जाती है उन्हें अनएमनियोटा जीवों में रखा गया है। अनएमनियोटा एमनियोन झिल्ली नहीं पाई जाती है, एमनियोन झिल्ली नहीं पाई जाती है इनमें। एग्जाम्पल्स की बात कर दे तो पीसीजी जिसमें मछलियां आती हैं, एम्फीबिया जिसमें मेंढक आता है, इसमें मछली आएगी, इसमें मेंढक आता है। तो अनएमनियोटा एमनियोन झिल्ली, भ्रूणीय एमनियोन झिल्ली कौन सी? भ्रूणीय एमनियोन झिल्ली नहीं पाई जाती है। जब नहीं पाई जाती है तो उन्हें हम बोलते हैं अनएमनियोटा, इसकी मछली, एम्फीबिया, मेंढक। एमनियोटा भ्रूणीय एमनियोन झिल्ली पाई जाती है, भ्रूणीय एमनियोन झिल्ली पाई जाती है। अब पाई जाती है तो किस किस में पाई जाती है? पीसीजी आ गया, एम्फीबिया तो आ गया, तो रेप्टिलिया, एवीजी और मेमेलिया। एमनियोटा में रखा गया है रेप्टिलिया को, एवीज को और मेमेलिया। इनमें भ्रूणीय झिल्ली पाई जाती है, उनमें भ्रूणीय झिल्ली नहीं पाई। हम बात करते हैं विदलन के आधार पर, और विदलन के आधार पर जीवों को हम दो भागों में बांटते हैं। एक है अरीय विदलन, रेडियल क्लीवेज होता है। इसमें क्या होती है, जो 8 कोशिकाएं होती है उसमें 4 कोशिकाएं ऊपर और 4 कोशिकाएं जस्ट नीचे होती है।
जैसे इसमें एक कोशिका यहाँ हो गई, इसके पास में दूसरी कोशिका, एक कोशिका यहाँ हो गई, दूसरी कोशिका यहाँ, एक कोशिका यहाँ हो गई, दूसरी कोशिका यहाँ, एक कोशिका यहाँ हो गई, एक कोशिका। इस प्रकार से इसमें 8 कोशिकाओं का समूह बनता है और इसमें केवल ऊपर से देखें तो 4 कोशिकाएं नजर आती है, 8 कोशिकाएं। तो इस प्रकार के विदलन को बोलते हैं अरीय विदलन। अरीय विदलन होता है और ये पाया जाता है स्पंज में, स्लेंटेटा में, एम्फीऑक्सस में। इस प्रकार का विदलन पाया जाता है, अरीय विदलन होता है। अरीय विदलन में 8 कोशिकाएं होगी, 8 कोशिकाएं में 4 कोशिकाएं उन 4 कोशिकाओं के ऊपर व्यवस्थित हो जाती है और इस प्रकार का विदलन हो जाता है, उसे अरीय विदलन कहते हैं। ये स्पंज, स्लेंटेटा और एम्फीऑक्सस में पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं सर्पिल विदलन। स्पाइरल विदलन होता है। ये विदलन क्या होता है, इसमें भी 8 कोशिकाएं होंगी, लेकिन इसमें 8 कोशिकाएं इस प्रकार से केंद्र नजर नहीं आता है। इसमें जो 8 कोशिकाएं होती है, एक कोशिका होगी, 2 कोशिका, 3 कोशिका और 4 कोशिका। अब एक कोशिका यहाँ हो जाती है, एक कोशिका यहाँ हो जाती है, एक यहाँ हो जाती है और एक यहाँ हो जाती है। ये पूरा का पूरा पेड़। इस प्रकार ये व्यवस्थित होती है। इस प्रकार से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 8 कोशिकाएं इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं। उन्हें कहते हैं हम सर्पिल विदलन होता है। और ये इस प्रकार से जो विदलन पाया जाता है, इस प्रकार का जो विदलन होता है वो पाया जाता प्लेटी, हलमंथिज, एनीलिडा, मोलस्का। तो इस प्रकार का जो निमेटोड या एस्केरिस में बोल दो, एस्केरिस। तो प्लेटियल वंतिज, एनिलिडा, मोलस्का और एस्केरिस ऐसे जीवों में होता है सर्पिल विदलन। और अरीय विदलन पाया जाता है स्पंज, स्लेंटेटा और एम्फीऑक्सस में। तो ये विदलन के आधार पर जीवों को बांटा गया है, जिसमें अरीय विदलन है और सर्पिल विदलन है। और इसका अंतिम बिंदु है नोटोकॉर्ड की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर। नोटोकॉर्ड की पृष्ठरज्जु बोलते हैं हम। नंबर 10 है नोटोकॉर्ड, पृष्ठरज्जु, जिसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। तो नोटोकॉर्ड की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर, किस आधार पर बांटा हमने? नोटोकॉर्ड की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर जीवों को बांटा गया है। तो नंबर 1 ले लेते हैं नॉन कोडेटा। इनमें नोटोकॉर्ड अनुपस्थित होती है। जीवन की किसी भी अवस्था में इसमें नोटोकॉर्ड व रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, तो उन्हें है नॉन कोडेटा या अपृष्ठवंशी जीव कह देते हैं या अकशेरुकी प्राणी कहते हैं। इनमें हमें आता है, उसमें हम नॉन कोडेटा की बात करते हैं तो इसमें प्रोटोजोआ आ जाता है, प्रोटोजोआ इसी में आ जाता है, कोरीफेरा इसी में आ जाता है, स्लेंट्रेटा इसमें आता है, पिनोफोरा इसमें आता है, प्लेटिहलमंथिज इसमें आता है, एस्केहलमंथिज इसमें आता है, एनीलिडा इसमें आता है, आर्थ्रोपोडा इसमें आता है, मोलस्का इसमें आता है और इकाइनोडर्मेटा इसमें आता है। तो ये सारे के सारे नॉन कोडेड जीव होते हैं जो हम आगे अध्ययन करेंगे इन सभी का।
इसमें प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, सिलेंड्रेटा है, टीनोफोरा है, प्लेटिहेल्मिंथिस है, एस्केहेल्मिंथिस है, एंगिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है और इकाइनोडेक्टा। ये क्रम से हैं पूरे के पूरे, इन क्रम से हम आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। नंबर 2 है कोडेटा, जिन्हें पृष्ठवंशी कहते हैं या कशेरुकी प्राणी कहते हैं। इनमें नोटोकोडी उपस्थित होती है, नोटोकोड पाई जाती है। तो ये तो सारे क्या है, संघ है, ये पूरे हैं संघ। लेकिन कोडेटा क्या है, एक प्रकार का संघ है। ये कोडेटा भी एक संघ है। इन संघों को हम वर्ग में बांटा गया है और वर्ग में नंबर 1 है पीसीज। कोडेटा में नंबर 1 पीसीज है, नंबर 2 एम्फीबिया है, नंबर 3 पर है रेप्टिलिया या सरीसृप बोल देते हैं, नंबर 4 पर है एविज है, नंबर 5 पर है मेमेलिया। तो कोडेटा एक संघ है, इस संघ में हम वर्ग हैं। तो ये वर्ग पीसीज है, पीसीज में आती है मछलियां, एम्फीबिया में आता है मेंढक या उभयचर प्राणी, रेप्टिलिया में आते हैं छिपकली होती है, मगरमच्छ होता है, ऐसे जीव आते हैं। एविज में पक्षी आते हैं, मेमेलिया में मानव आते हैं। तो नोटोकोड पृष्ठवंशियों की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर हम जीवों को बांटते हैं। तो नॉन कोडेटा और अनुपस्थिति या रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। ये जीव होते हैं, इनमें 10 संघ होते हैं, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथिस, एस्केहेल्मिंथिस, एंगिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडेक्टा। जब आप 1 या 2 बार इनको बार-बार दोहराते रहोगे तो ये याद हो जाएगा। और कोडेटा, नॉन कोडेटा उपस्थित होती है इसमें, नोटोकोड उपस्थित होती है। ये कोडेटा एक संघ है। इस संघ को हम 5 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पीसीज है, पीसीज में मछलियां आती हैं, एम्फीबिया जिसमें मेंढक के उभयचर आते हैं, रेप्टिलिया सरीसृप आते हैं, एविज पक्षी आते हैं और मेमेलिया मानव आते हैं। धन्यवाद।